हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को कैरियर पॉइंट RD यूट्यूब चैनल में स्वागत। कैसे हैं दोस्तों? ठीक है ना? चलिए ओके। आज हम लोग भारत के अफवाह तंत्र की जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी भारत के नदियां के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के अफवाह तंत्र। देखिए, भारत के अफवाह तंत्र को जानने से पहले सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि नदियां जहां से निकलती है उसे मुहाना कहते हैं। नदियां जहां से निकलती है उसे क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन। और ये इससे देखिए, ये नदियां निकल रही, इसकी सहायक नदी यहाँ पर मिल रही है, तो इसकी सहायक नदी को हम लोग बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी। और इसकी सहायक नदी बाईं ओर से मिल रही है तो उसको लेफ्ट साइड, दाईं ओर से मिल रही है तो राइट साइड। अब देखिए, ये नदियां आगे जैसे जैसे प्रभावित होती है तो ये नदियां क्या होती है आगे जाके कि अनेक छोटे छोटे धाराओं में विभक्त हो जाती है। कभी धारा कुछ उधर चला गया, कभी इधर, उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। इसकी धारा को जो विभक्त हो गई, विभक्तिका हो जाती है, अनेक धाराओं में विभक्त हो जाती है, उसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। और जहां ये नदियां अपना जल गिराती है उसे क्या कहते हैं? मौत कहते हैं। तो इस तरह ये नदियां का प्रक्रिया है। अब चलिए आगे। भारत को नदियों का देश कहा जाता है। किसे? भारत को नदियों का देश कहा जाता है। यहाँ पर लगभग 5000 से अधिक नदियां पाई जाती है, जिसमें 13 वैसी नदियां हैं, यानी जिसमें 13 बृहद नदियां पाई जाती हैं। यानी 13 कितनी कैसी नदियां पाई जाती है? बृहद, यानी बड़ी नदियां पाई जाती है। और 200 से अधिक लघु स्तरीय नदियां यहां प्रभावित होती है, 200 से अधिक। और भारत की नदियों को उत्पत्ति के आधार पर, यानी भारत की नदियों को उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से भागों में बांटा गया? चलिए देखते हैं। देखिए, हिमालय अफवाह तंत्र, हिमालय अफवाह तंत्र उत्तर, या इसी को बोला जाता है उत्तर भारत की नदियां, या इसी को बोला जाता है उत्तरवर्ती नदियां। और दूसरा नंबर में है, दूसरा भाग में जो बांटा गया है, यानी ये नदियां, भारत की नदियां को 2 भागों में विभक्त किया गया है। दूसरा भाग में विभक्त किया है, उसे या इसी को दक्षिण दक्षिणवर्ती नदियां। यानी भारत में उत्पत्ति के आधार पर नदियों को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन भाग में बांटा गया? तो हिमालय अफवाह तंत्र, या इसी को बोला जाता है क्या? उत्तर भारत की नदियां, या इसी को बोला जाता है उत्तरवर्ती नदियां। दूसरा नंबर में प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र या प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, इसी को बोला जाता है दक्षिण भारत की नदियां, और इसी को बोला जाता है दक्षिणवर्ती नदियां। ये 2 भागों में बांटा गया। किसे? तब भारत की नदियां को। अब देखिए आगे, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां के बारे में और हिमालय की नदियां में विभिन्न अंतर पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां में और ये हिमालय की नदियों में जो मुख्य अंतर पाए जाते हैं, तो कौन कौन अंतर मुख्य पाए जाते हैं? सो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां
जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं से कैसी नदियां हैं, तो यहां देखिए ये प्राचीन नदियां हैं। यानी आपको प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कैसी नदियां हैं, प्राचीन नदियां हैं, और हिमालय की नदियां नई है। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां प्राचीन कैसी हैं। तो देखिए हिमालय के उत्थान से पहले से यहाँ प्रायद्वीपीय भारत में ये नदियां प्रभावित हो रही है, इसीलिए इस नदियां को प्राचीन नदियां या पुरानी नदियां कहते हैं। कहाँ की नदियां को, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां का। दूसरा में देखिए, दूसरा अब यहां देखिए प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं से प्रौढ़ावस्था में है। यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कैसी अवस्था में, प्रौढ़ावस्था मानी बुढ़ापा अवस्था में। और ये हिमालय की नदियां हैं से युवा अवस्था में है। हिमालय की नदियां कैसी है, युवा अवस्था में। तीसरा में देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो एक निश्चित दिशा में प्रभावित होती है। यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं सो एक निश्चित दिशा में प्रभावित होती है, जबकि हिमालय की नदियां विसर्पण करती है। यानी हिमालय से जो नदियां निकलती है सो क्या करती है, विसर्पण करती है और मार्ग बदलती है। यानी ये नदियां ऐसे ऐसे, हिमालय की नदियां ऐसे ऐसे विसर्पण करते हुए मैदानों में ऐसे ऐसे बहती है, और ये मार्ग भी बदलती है। जैसे कोसी नदी को मार्ग बदलने के कारण ही बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। अब आगे देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो कठोर क्षेत्रों से बहती है, यानी कठोर क्षेत्रों में प्रभावित होती है, जबकि हिमालय की नदियां मैदानी क्षेत्रों में प्रभावित होती है। कहां, मैदानी क्षेत्रों में प्रभावित होती है हिमालय की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां में सालों भर जल नहीं रहती, यानी सालों भर ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां प्रभावित नहीं होती, जबकि हिमालय की नदियां सालों भर प्रभावित होती है, यानी सालों भर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, आगे देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो मौसमी होती है, कैसी होती है, मौसमी होती है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, इसलिए गर्मियों के दिनों में इसमें जल सूख जाता है। और हिमालय की नदियां मौसमी के साथ साथ ग्लेशियर युक्त होती है, इसलिए ये मौसम यानी वर्षा ऋतु में जल तो रहता ही है हिमालय की नदियों में, लेकिन गर्मियों में ग्लेशियर यानी बर्फ को पिघलने के कारण यहाँ पर बाढ़ आती है। तो ये भी कहा गया है कि गंगा नदी में वर्षा ऋतु से अधिक बार गर्मियों में आती है, क्योंकि ग्लेशियर पिघलने लगती है। और आपको याद होगा ये बोला गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं सो क्या होती है, मौसमी होती है, यानी वर्षा ऋतु में खूब उफान बढ़ती है। आप ये भी देखते होंगे कि हर तरफ जो छोटी छोटी नदियां हैं जिसमें सालों भर पानी नहीं रहती है, उस नदी में क्या होगा, बाढ़ इतना तेजी से आएगा कि अगर आप सामने गए तो आपको बुहा के भी ले जाएगा। आप उस छोटी नदियों को वर्षा ऋतु में पार करना मुश्किल हो जाता है, आप नहीं पार कर सकते। अगर पार किए तो बहकर चले जाएगा। लेकिन वही जिसमें सालों भर नदी में पानी रहती है, आप उसमें क्या आसानी से आप पार हो जाइएगा, क्योंकि वे चौड़ी नदी है और उसमें सालों भर पानी रहती है। तो इसलिए ये जो नदियां सूखी होती है तो क्या होता है कि बरसात में उफान ज्यादा बढ़ती है, और जो नदियां सूखती नहीं है वो बरसात में उफान ज्यादा नहीं बढ़ती है। अब आगे देखिए हम लोग भारत की नदियां को दो भागों में बांटे थे, एक हिमालय की नदियां, एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे हिमालय की नदियां के बारे में। किसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, हिमालय की नदियां के बारे में। तो चलिए देखते हैं हिमालय अफातंत्र उत्तर भारत की नदियां या उत्तरवर्ती नदियां, उसी को बोला जाता है। तो हिमालय की नदियां को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है हिमालय की नदियां को, तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन भागों में, तो देखिए
यानी ये हिमालय की नदियों को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन भाग में बांटा गया है? तो देखिए, सिंधु नदी तंत्र पहला, दूसरा में गंगा नदी तंत्र यानी गंगा नदी तंत्र, और तीसरा में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यानी हिमालय की नदियां, हिमालय का फैलाव देख लीजिए, ये जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो हिमालय की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला में सिंधु नदी तंत्र, दूसरा में गंगा नदी तंत्र, तीसरा में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में बांटा गया। तो हम लोग अभी जानकारी प्राप्त करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। किसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे? सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो देखिए, सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत निम्न नदियां आती है। यानी सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत निम्न नदियां आती, बहुत सारी नदियां आती है, उसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला में सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत जो निम्न नदियां आती है, तब पहला हम लोग जानकारी करेंगे सिंधु नदी के बारे में। अब ये सिंधु नदी का उद्गम स्थान, सबसे पहले देखिए सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम यहाँ पर मानसरोवर झील में होता है। मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में है। और यहाँ से 3 नदियां प्रभावित होती है। यानी मानसरोवर झील से 3 नदियां निकलती है। एक सिंधु नदी निकलती है, यहाँ सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र नदी है सो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। तो सिंधु नदी जो है, इसका उद्गम चेमा युगडुग ग्लेशियर या इसी को बोला जाता है सानो खया बाब। यानी सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चेमा युगडुग ग्लेशियर या सानो खया बाब हिमनद से ये नदी निकलती है। यहाँ से, यहीं पर है चेमा युगडुग ग्लेशियर। यहाँ से प्रभावित होते हुए ये नदी जास्कर और लद्दाख, यानी भारत में जास्कर और लद्दाख के मध्य से प्रभावित होती है, यानी बीचों बीच से प्रभावित होती है। तो यहीं पर ये लेह स्थित है यहाँ पर, और लेह है से सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लेह जो शहर है से कहाँ स्थित है? सिंधु नदी तट पर। यानी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लेह। और लेह वो है सो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए, सिंधु नदी है से विश्व की लंबी नदियों में से एक है। सिंधु नदी है से विश्व की लंबी नदियों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। कितना है? 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। और यह सिंधु नदी भारत में कितने किलोमीटर प्रभावित होती है? तो 1114 किलोमीटर भारत में प्रभावित होती है। कितने? 1114 किलोमीटर सिंधु नदी भारत में प्रभावित होती है। अब देखिए, सिंधु नदी के अंतर्गत ही ये नंगा पर्वत है। यहाँ नंगा, जहां पर ये विश्व का सबसे गहरा गार्ज का निर्माण करती है। सिंधु नदी है से नंगा पर्वत के समीप गिलगित वहीं पर है, तो वहां उन्हीं के समीप विश्व की सबसे बड़ी गार्ज देखिए, ये गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज ये सबसे गहरी गार्ज का निर्माण करती है, जिसकी गहराई 5181 मीटर है। कितना है? 5181 मीटर। अब आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि आखिर गार्ज क्या है या गार्ज का निर्माण कैसे होती है? तो देखिए, गार्ज के निर्माण पूर्ववर्ती नदियां करती हैं। अब ये भी प्रश्न उठता होगा कि पूर्ववर्ती नदियां कौन है? तो पूर्ववर्ती नदियां के अंतर्गत 3 नदियां आती है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र है से उसे पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। अब पूर्ववर्ती नदियां कैसे कहते हैं? तो देखिए, ये तीनों नदियां हैं से इसका उद्गम, जिस समय इसका निर्माण हुआ था या ये प्रभावित हुआ था, उस समय हिमालय का निर्माण भी नहीं हुआ था। तो इस समय हिमालय के जगह पर तेथिस सागर था। यानी तेथिस सागर था जहां अभी हिमालय है। मानसरोवर झील से ये नदियां प्रभावित होकर अपना जल कहाँ गिराती थी? तो तेथिस सागर में गिराती थी। लेकिन हिमालय का धीरे धीरे उत्थान प्रारंभ हुआ, निर्माण प्रारंभ हुआ।
तब पर भी ये नदियां अपना मार्ग नहीं बदली, यानी जिस तरह से यह मार्ग बदली और नहीं दिशा बदली, और ये नदियां जिस तरह से बहती थी उसी तरह से बहती रही। आप देख रहे हैं हिमालय का निर्माण हो रहा है, तो हिमालय यहाँ से यानी जम्मू कश्मीर से लेकर हिमालय अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, और यहाँ से जो मानसरोवर झील है तिब्बत में, वहां से 3 नदियां प्रभावित होती थी, और ये तीनों नदियां जो प्रभावित हो रही है और बाद में हिमालय का निर्माण हो रहा है, तो ये नदियां अपना रास्ता नहीं बदली। तो देखिए इस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ। इस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ, यानी हिमालय का निर्माण प्रारंभ हो रहा है। तो देखिए यहाँ गार जो है, ये नदियां ये हिमालय ऐसे उठ गया है, पूरा उठा हुआ है यहाँ पर, लेकिन तब पर भी ये रास्ता इधर ही से गुजरती रही। इसी को कहते हैं संकीर्ण धारा, या इसी को कहते हैं गहरी घाटी। तो ये नदियां गहरी घाटी में भी उसी तरह से हिमालय का ऊंचा हो गया, लेकिन ये अपनी गहरी घाटी के कारण ही ये गार्ज का आ जाता है। इसी को गार्ज कहते हैं, या दर्रा भी हम कह सकते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियां, यानी सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन है? तो सिंधु नदी की जो दाएं ओर से बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां कौन है? तो देखिए अगर ये नदी है तो इधर से मिलेगी जो नदियां, वो बाईं ओर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बाईं ओर। और इधर मिल रही है वो दाईं ओर, यानी बाईं ओर से मिलने वाली सिंधु की सहायक नदियां निम्न है। तो देखिए सबसे पहले ये आवर्तिका सिंधु की बाईं ओर से मिलने वाली नदियां निम्न है। तो यहाँ पर देखिए ये पर झेलम नदी है, ये झेलम नदी है, और ये नदी गई है झेलम, यहाँ पर झेलम, ये चेनाब नदी है, ये रावी नदी है, और ये ब्यास नदी है, और ये सतलज नदी है। तो आपको पूछा गया है कि सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत ये 5 नदियां जो है सो बाईं ओर से मिलती है, और इसे पंजाब में पंचनद के नाम से जाना जाता है। आज सिंधु नदी की सहायक नदी 5 नदी है, कौन कौन है? तो सबसे पहले झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये पंचनद नदियों को पंजाब में क्या बोला जाता है? पंचनद के नाम से जाना जाता है। पंजाब में क्यों जाना जाता है? क्योंकि पंजाब में ये 5 नदियां प्रभावित होती है। तो आपको ये मन में उठता होगा कि यहाँ पंजाब है, तो ये 5 नदियां कैसे पंजाब से? तो देखिए भारत का जब विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो पंजाब का कुछ भाग पाकिस्तान में है, तो इसलिए इसे पंचनद के नाम से जाना जाता है। तो ये नदियां बार बार पूछा गया है, यहां देख लीजिए आपको पूछा गया है कि सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत बाईं ओर से मिलने वाली नदियां को क्रमबद्ध तरीका से लिखें। तो देखिए सबसे पहले है झेलम, उसके बाद है चेनाब, उसके बाद है रावी, उसके बाद है ब्यास, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, और लास्ट में सबसे सजाई, यानी ये सिंधु नदी की सहायक नदी जो बाईं ओर से मिलती है उसको क्रमबद्ध तरीका से सजाइए, या उत्तर से दक्षिण की ओर लिखिए। तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और ये 5 नदियां हैं से सिंधु की सहायक नदी है जो बाईं ओर से सिंधु से में मिलती है। और ये 5 नदियां कहाँ मिलती है? तो देखिए मिठानकोट, पाकिस्तान के मिठानकोट, पाकिस्तान ये है, और पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर ये अपना जल सिंधु नदी में मिला देती है, यानी ये 5 नदियां यहाँ पर मिठानकोट में मिलती है और प्रभावित होते हुए अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। अब देखिए सिंधु की अन्य सहायक नदियां जो सिंधु की बाईं ओर से ही मिलती है, यानी सिंधु की अन्य सहायक नदियां जो सिंधु की बाईं ओर से ही मिलती है। तो देखिए कौन कौन है? सयाग, यानी सयाग है पहला, दूसरा में गिलगिट, तीसरा में जस्कर और सिगार। ये 4 नदियां हैं जो सिंधु की सहायक नदी है, और ये बाईं ओर से ही सिंधु में मिलती है। अब देखिए सिंधु नदी की
दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन है? सिंधु की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन कौन सी है? तो देखिए, पहला सहयोग, ये सहयोग नदी है। से देखिए यहां पर सहयोग नदी है, ये सहयोग नदी जो सिंधु की सहायक नदी है, और ये दाईं ओर से सिंधु से मिलती है, लद्दाख में है। उसके बाद देखिए दूसरा काबुल, तीसरा कुर्रम, चौथा है गोमन। ये 4 नदियां सहयोग, काबुल, कुर्रम, गोमन, ये 4 नदियां हैं से सिंधु की सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। अब आगे देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु समझौता कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। और इस समझौता के अंतर्गत सिंधु की सहायक नदी या सिंधु जो प्रभावित होती है, सिंधु नदी, उसकी 3 नदियां, यानी उत्तर के 3 नदियां या ऊपरी 3 नदियां, जैसे सिंधु, झेलम, चेनाब। सिंधु, झेलम, चेनाब नदियां की 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। यानी ऊपर की 3 नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब, ये 3 नदियां का जल का 80% भाग कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। यानी इसका उपयोग पाकिस्तान 80% जल का प्रयोग करेगा। कौन कौन? सिंधु, झेलम और चेनाब, ये 3 नदियां का जल का उपयोग 80% जल का उपयोग पाकिस्तान कर। इन 3 नदियां का 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा और 20% जल का उपयोग भारत करेगा। और नीचे की 3 नदियां रावी, व्यास और सतलज, रावी, व्यास और सतलज नदियां की जल का 80% भाग, इन तीनों नदियां का जल का 80% भाग का उपयोग भारत करेगा और 20% जल का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। लेकिन अभी इसी विवाद चल रहा है, भारत सरकार इससे और पाकिस्तान के बीच विवाद चल रहा है। भारत सरकार देने के लिए पानी तैयार नहीं है। अब अगला नदी देखिए, पहला नदी हम लोग सिंधु नदी देख रहे थे, दूसरा देखिए झेलम नदी। दूसरा क्या है? झेलम नदी। पहला है सिंधु नदी, दूसरा क्या है? झेलम नदी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है? तो झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल, आपको देखे होंगे कि पीर पंजाल यहाँ जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल स्थित है, और पीर पंजाल दर्रा भी है जो कुल गांव को कोठी से जोड़ता था, कुल गांव को कोठी से जोड़ता था। तो ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के समीप, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के समीप बेरीनाग झील के निकट शेषनाग झील से किसका उद्गम होता है? झेलम नदी के। आने यहां देखिए, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के नजदीक बेरीनाग झील के समीप शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। किसका? झेलम नदी। और ये नदी यहां से प्रभावित होते हुए यहां पर बुल्ला झील में जाकर मिल जाती है। और यह बुल्ला झील भारत की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी का, यानी बुल्ला झील मीठे पानी का सबसे बड़ी झील भारत की है। और यहां से प्रभावित होते हुए ये नदी, यानी ये नदी झेलम नदी यहां से प्रभावित होते हुए आगे मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद से मंगला, मुजफ्फराबाद से मंगला की सीमा तक भारत और पाकिस्तान के मध्य प्रभावित होती है। और मुजफ्फराबाद से लेकर मंगला तक ये नदी जो झेलम नदी है सो पाकिस्तान और भारत के मध्य समांतर होती है, यानी बीच में प्रभावित होती है। और ये नदी झेलम नदी है जिसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 724 किलोमीटर है। झेलम नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है और यह भारत में 400 किलोमीटर प्रभावित होती है। कितनी?
400 किलोमीटर प्रभावित कहाँ होती है? भारत में प्रभावित होती है। कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी का निर्माण झेलम नदी द्वारा बिछाए गए जलोढ़ मिट्टी से हुआ था। यानी कश्मीर घाटी का निर्माण है से झेलम द्वारा बिछाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ था। और झेलम नदी पर अनंतनाग से लेकर बारामूला तक नावें चलाई जाती है। ये पूछा गया है कि सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत एकमात्र कौन सी नदी है जिस पर नावें चलाई जाती है? तो झेलम नदी पर है। और ये यहाँ नावें चलाई जाती है जिसके कारण कश्मीर में व्यापार और आवागमन के लिए उपयुक्त है, यानी ज्यादा लाभदायक है। अब देखिए, श्रीनगर में सिगार या बाजरे चलाई जाती है तथा यहीं पर श्रीनगर में सिगार और बाजरे चलाई जाती है तथा यहीं पर ये फल, सब्जियां तथा फूल की खेती खूब की जाती है। अब आगे देखिए, यहां पर ये झेलम नदी है और ये रावी नदी रहा। आप देख रहे हैं रावी नदी, झेलम नदी और रावी नदी जो झग यानी पाकिस्तान में झग नामक स्थान है। ये झग नामक स्थान कहाँ है? पाकिस्तान में है। यहाँ पर चेनाब नदी से मिल जाती है। ये चेनाब नदी आ रही है ऐसे ऐसे, तो देखिए इधर से आ रही है झेलम नदी और ये रावी नदी है से झग नामक स्थान पर, पाकिस्तान में झग नामक स्थान पर ये चेनाब से मिल जाती है। कौन? झेलम नदी। झेलम नदी का एकमात्र सहायक नदी है। झेलम नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन है? किशन गंगा। तो किशन गंगा को पाकिस्तान में नीलम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नीलम। पाकिस्तान में ये किशन गंगा को नीलम के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है कि किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम नदी की सहायक नदी है। और पाकिस्तान में किशन गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो नीलम के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है या सिंधु की सहायक नदी एकमात्र झेलम नदी है जिसका उद्गम जम्मू कश्मीर से होता है। अब आगे देखिए, तीसरा नंबर में चेनाब नदी। कौन नदी है? चेनाब नदी। चेनाब नदी का उद्गम कहाँ होता है? ये तो चेनाब नदी का उद्गम लाहुल, ये लाहुल हिमाचल प्रदेश में है। लाहुल के समीप बड़ा लचला दर्रा, आनी लाहुल के समीप ये बड़ा लचला दर्रा यहां पर है हिमाचल प्रदेश में। बड़ा लचला दर्रा है जो यहां से आनी मंडी है, यहां से लेह जाने का रास्ता है, आनी लेह को जोड़ती है। तो बड़ा लचला दर्रा से दो धाराओं से निकलती है, आनी दो तरफ से दो धारा में निकलती है। आनी ये बड़ा लचला दर्रा यहाँ, तो इसकी दो तरफ से, यहां से एक धारा निकलती है और यहां से धारा निकलती है ऐसे। और एक धारा को चंद्र कहा जाता है और एक धारा को भागा कहा जाता है। यानी बड़ा लचला से जो ये नदी निकलती है, चेनाब नदी, जो दो धाराओं में निकलती है, उसे चंद्र और क्या कहा जाता है? भागा। और आगे जाकर यही नदियां संयुक्त रूप से मिल जाती है। इसी की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? चेनाब कहा जाता है। यानी चंद्र और भागा की संयुक्त धारा को ही चेनाब कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में चेनाब को किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रभागा नदी से, चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। कहा? यहाँ पर। और यह सिंधु नदी यानी चेनाब नदी है, सिंधु नदी की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। और चेनाब नदी का पूर्व नाम आस्किनी था। आस्किनी नाम, चेनाब नदी का पूर्व नाम क्या था? आस्किनी। और झेलम नदी का पूर्व नाम क्या था? तो उसको बिस्ता। यानी झेलम नदी का पूर्व नाम बिस्ता था। अब आगे की
चौथा नंबर में आता है रावी नदी। रावी नदी का उद्गम स्थल, रावी नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो रावी नदी का उद्गम कांगड़ा जिला यानी हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला है। और देखिए यहाँ पर कांगड़ा जिला के समीप रोहतांग दर्रा में होता है। यानी रावी नदी का उद्गम कहाँ था? रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा है जो मनाली को लेह से जोड़ता है, मनाली को लेह से जोड़ता है, जो विश्व की सबसे ऊंची राजमार्ग है, लेह मनाली मार्ग। तो ये यहां से रोहतांग दर्रा से होता है। और रोहतांग दर्रा से किसका उद्गम हो रहा है? रावी नदी को। रावी नदी को पचनन नदी की सबसे छोटी नदी है। रावी नदी है जो पचनन नदी की सबसे छोटी नदी है। और रावी नदी को लाहौर की नदी के उप नाम से जाना जाता है। और रावी नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। कितना है? 725 किलोमीटर रावी नदी की कुल लंबाई है। आगे देखिए ब्यास नदी। ब्यास नदी, ये ब्यास नदी का उद्गम स्थान, ये भी कहाँ होता है इसका उद्गम स्थान? ये भी रोहतांग दर्रा से निकलती है ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम कहाँ होता है? रोहतांग दर्रा के समीप ब्यास कुंड से होता है। और ब्यास नदी की घाटी को कुल्लू घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुल्लू घाटी कहते हैं। ब्यास नदी की घाटी को कुल्लू घाटी कहते हैं। ब्यास नदी जो सतलज की सहायक नदी है। और ब्यास नदी जो सतलज की सहायक नदी है, और यह नदी कपूरथला, देखिए यहाँ कपूरथला, पंजाब में कपूरथला के समीप हरिके नामक स्थान पर ब्यास में मिल जाती है। और यहीं पर एक ब्यास परियोजना है जो पंजाब, यहीं पर एक ब्यास परियोजना है जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ब्यास नदी की कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। कितनी है? 470 किलोमीटर। ब्यास नदी की कुल लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। तो देखिए 3 नदियां यानी चेनाब, रावी, ब्यास, ये 3 नदियां का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। और एक नदी है कौन? झेलम, जिसका उद्गम स्थल कहाँ है? आपका कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। अब आगे देखिए सतलज नदी। 8 नंबर में सतलज नदी और सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत हम नदियां का जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसमें ये सतलज नदी आता है। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत ही सतलज नदी आता है। ये सतलज नदी का उद्गम स्थान, तो देखिए सतलज नदी का, आप देखिए यहाँ सतलज नदी जो मानसरोवर झील कहाँ है? तो तिब्बत में। यहां से 3 नदियां निकलती है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो सतलज नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील के राकस ताल या रासत चाल, इसी को कहता है, से होता है। और ये यहां से प्रभावित होते हुए सिपकिल्ला दर्रा यानी सिपकिल्ला दर्रा के से भारत में प्रवेश कर जाती है। तो ये भी पूछा जाता है कि भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? तो ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और सिपकिल्ला दर्रा है जो शिमला को तिब्बत से जोड़ती है। और ये सतलज नदी है जो एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को 3 भागों में बांटती है। सतलज नदी एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को 3 भागों में बांटती है। और सतलज नदी पर ही एक गार्ज है, सिपकिल्ला गार्ज। इसे क्या कहते हैं? सिपकिल्ला गार्ज, जो यहाँ पर सतलज नदी पर स्थित है। ये पूछा गया है कि सिपकिल्ला गार्ज किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये सतलज नदी की 2 सहायक नदी है। कितनी सहायक नदी है सतलज नदी की? 2 सहायक नदी है। कौन कौन है? तो देखिए ब्यास देख रहे थे, यहाँ हरिके नामक स्थान पर मिल रही थी, और एक है स्पीति। ये सतलज नदी की सहायक। अब देखिए सतलज नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर। कितनी है? 1500 किलोमीटर। यानी सतलज नदी की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर। और भारत में यह नदी कितना प्रभावित होती है? तो 1050 किलोमीटर। यानी सतलज नदी है से भारत में 1050 किलोमीटर बहती है। और सतलज नदी पर ही पंजाब में भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। कौन सा बांध है? भाखड़ा नांगल बांध स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है।
गुरुत्वीय बांध है। अब गुरुत्वीय बांध क्या है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो विश्व की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध जो भाखड़ा नांगल है, और ये कहाँ स्थित है? पंजाब में सतलज नदी पर। इसकी कुल ऊंचाई है 226 मीटर। कितनी है? 226 मीटर। और इसी से, ये सतलज नदी से ही भारत को तिब्बत जाने का रास्ता है। अब देखिए, ये सतलज नदी है, यहाँ पर 3 नदियां निकलती है। कहां से? ये मानसरोवर झील से कितनी नदियां निकलती है? 3 नदियां प्रभावित होती है। कौन कौन? सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो ये सतलज नदी है, सतलज नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदियां अंतर्राष्ट्रीय देशों से प्रभावित होती है, यानी 3 देशों में प्रभावित होती है। कितने देशों में? 3 देशों में। तो देखिए, सतलज और सिंधु और सतलज नदी है सो चीन, भारत, पाकिस्तान। सतलज नदी भी देखिए, चीन, भारत, पाकिस्तान, यानी 3 देशों में प्रभावित होती है। तो सिंधु और सतलज नदी जो 3 देशों से प्रभावित होती है, यानी चीन, भारत, पाकिस्तान। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी है सो भी 3 देशों से प्रभावित होती है। तो कौन कौन देश है? चीन, भारत और यहाँ पर बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश से प्रभावित है। चीन, भारत, बांग्लादेश से प्रभावित कौन होती है? ब्रह्मपुत्र नदी। अभी हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आगे हम लोग अगले वीडियो में गंगा नदी तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम हर रोज की तरह आज भी ये कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला, मालवा का पठार किन 2 पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? पूछा गया है कि मालवा का पठार किन 2 पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। तो इसका जानकारी तो हम पहले भी दे चुके हैं, लेकिन आप इसको अधिक जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियो आप देख लीजिए। तो मालवा का पठार किन 2 पर्वतों के बीच स्थित है या पर्वत श्रेणियों के बीच है? तो देखिए, यहाँ आरावली पर्वत है, आरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत के मध्य मालवा का पठार स्थित है। कहाँ स्थित है? आरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत के मध्य मालवा का पठार स्थित है। विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च चोटी को क्या कहते हैं? यानी विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, जो मैकाल पर्वत पर स्थित है, यानी मैकाल पर्वत पर स्थित है। अमरकंटक और ये मैकाल पर्वत पर स्थित, इसकी कुल ऊंचाई जो मैकाल पर्वत पर स्थित है और इसकी कुल ऊंचाई 1036 मीटर है। और यही अमरकंटक से 3 नदियां प्रभावित होती है, यानी 3 नदी निकलती है, नर्मदा, सोन और महानदी। अब आगे पूछा गया, विंध्याचल पर्वत को पहले किस नाम से जाना जाता था? विंध्याचल पर्वत को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से? तो विंध्याचल पर्वत को किस नाम से जाना जाता था पहले? मांडेर या कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था विंध्याचल पर्वत को? मांडेर और कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता था। भारत के ब्लॉक पर्वत कौन है? भारत के ब्लॉक पर्वत कौन है? तो सतपुरा पर्वत, यानी भारत में एकमात्र सतपुरा पर्वत है जो ब्लॉक पर्वत है, क्योंकि इसके उत्तर में नर्मदा भ्रंश प्रभावित होती है, दक्षिण में ताप्ती भ्रंश। भारत में कितनी नदियां जो भ्रंश घाटी का निर्माण करती है? भारत में कितनी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी का निर्माण करती है? तो 3 नदियां। कौन कौन? दामोदर, नर्मदा और ताप्ती। अब पूछा गया, सतपुरा पर्वत की सर्वोच्च चोटी को क्या कहते हैं? सतपुरा पर्वत की सर्वोच्च चोटी को क्या कहते हैं? तो सतपुरा पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो कैलाश पर्वत पर स्थित है उसे कहते हैं धूपगढ़। धूपगढ़, इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है। इसको याद करने के लिए देखिए,
सतपुरा, सत की पूजा यानी भगवान की पूजा करेंगे। तो महादेव पर्वत और भगवान की पूजा करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग धूप जलाते हैं। तो यही पूछा गया कि सतपुरा पर्वत की सर्वोच्च चोटी को क्या कहते हैं, यह महादेव पर्वत पर स्थित है और इसे क्या कहते हैं, धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1350 मीटर। राजपीपला पहाड़ी का विस्तार किस राज्य में है, राजपीपला पहाड़ी का विस्तार किस राज्य में है, तो 2 राज्यों में इसका विस्तार है। कहा, कौन कौन राज्य में, तो एक महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ पर राजपीपला है, महाराष्ट्र और गुजरात में इसका विस्तार है। अब आगे पूछा गया पचमंडी हिल स्टेशन कहाँ स्थित है, पचमंडी हिल स्टेशन कहाँ स्थित, यह मध्य प्रदेश में स्थित है और धूपगढ़ पहाड़ी के समीप। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग को ये समाप्त हो गई प्रीवियस क्वेश्चन। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप एक लाइक कीजिए, और अगर हमारे वीडियो अच्छा लगता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।